स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटी से जुड़ा हुआ डिस्कशन होने वाला है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा जजमेंट दिया है। स्पीकर हैज नो पावर्स टू डिनाई पेंशन टू द डिसक्वालिफाइड MLAs। ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, इसके प्रति एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं इन जनरल अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दल बदल कानून के कुछ प्रोविजंस को समझेंगे, उसके साथ दिक्कतें क्या है ये समझेंगे। जो दिक्कतें हैं उसमें स्पेसिफिकली स्पीकर से जुड़े हुए क्या प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर हमारी फोकस रहेगी। इस खबर को समझेंगे हम लोग, क्या ये केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि आप इसको नोट करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटी डिफेक्शन और स्पीकर्स रोल हमेशा ही प्रोमिनेंट रहा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में। आई एम क्वाइट श्योर कि जब तक आपका अगला मेंस आएगा, इस तरह के आप कम से कम एक आध केसेस और सुन लोगे। क्यों? क्योंकि हर साल राज्यों में इलेक्शन होते हैं, हर साल सरकार बननी होती है। तो सरकार जब बनती है तो लोग जब दल बदलते हैं तो डिसक्वालिफिकेशन की पावर किसके पास आती है? स्पीकर के पास। और स्पीकर ने कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए हैं, और यहां पे भी एक बहुत ही बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था कि जो MLAs हैं, जो विधायक हैं, उन्हें केवल डिस्क्वालीफाई नहीं किया, डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, साथ ही साथ उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी ये भी कहा, और उसके ऊपर ये पर्टिकुलर जजमेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर इशू अबाउट स्पीकर्स पावर्स इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। इनफैक्ट चलिए डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है ये: एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन इंडिया विद द इंटेंशन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, विद द इंटेंशन टू स्टॉप पॉलिटिकल डिफेक्शंस इन इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लॉ में जिस तरह के पावर दिए गए हैं टू द स्पीकर और टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, हैज इट स्टाइफल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? इस चीज को आपको डिस्कस करना है, डिस्कस क्रिटिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बात करनी है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से क्या कोई बदलाव आया है, उसके अंदर स्पेसिफिकली हैव टू टॉक अबाउट स्पीकर्स पावर्स, और यहां पे दो टर्म लिखे गए हैं, नॉन न्यूट्रल एंड पार्टिजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ये क्यों है, इस डिस्कशन के दौरान हम लोग समझेंगे, क्योंकि कई बार स्पीकर्स या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, जो टर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं, स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बोथ आर सेम, राइट? तो उनके जो डिसीजंस आए हैं वो कई बार कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। इसके चलते हैज इट इंपैक्टेड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? जैसे रिसेंटली हम लोग महाराष्ट्र के केस के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ सालों पहले कर्नाटका केस के बारे में बात कर सकते हैं। इनफैक्ट हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी समझ लीजिए एक हंग मैंडेट आता है, मतलब किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी जब नहीं आती है, तो जो स्पीकर का रोल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है सरकार बनाने में, या फिर सरकार बन चुकी है और लोगों ने अपना दल बदला है तो उसमें भी स्पीकर का रोल काफी प्रोमिनेंट बन जाता है। यू डू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड some content with respect to this particular question। ठीक है, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, यू आर क्वाइट लकी। क्यों? क्योंकि बैच 6 की एडमिशन की डेट अभी भी आपके पास है। ऑल्दो 30 सितंबर ओरिएंटेशन क्लास हुआ, कुछ ही दिनों से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। 8 AM पे आपकी क्लासेस चलेंगी, रिमेंबर 8 AM क्लासेस, एंड यू हैव टाइम स्टिल। 6 अक्टूबर तक आप एडमिशन यहां पे ले सकते हो। 6 October is the last date. That would be the last date for you. You do know this batch 6 is the last batch for UPSC Civil Services Preparation for 2023. और ये जो लाइव फाउंडेशन कोर्स है हमारा, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी आपको, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है, MCQ सॉल्यूशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग टुगेदर एट अ प्राइस ऑफ 18,999 ओनली। आपको केवल एक काम करना है, जब भी आप एनरोल करोगे, यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइव। वेबसाइट भी हो, ऐप भी हो, वहां पे इस कोड को इस्तेमाल करें, एनरोल करें। 18,999 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। रिमेंबर 6 अक्टूबर, इस डेट को मत भूलिएगा। तो आखिरी मौका है आपके पास, एक्सटेंशन डेट हैज कम, राइट? ऑलराइट, सो डू एनरोल। चलिए चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिफेक्शन के बारे में, एंटी डिफेक्शन को समझते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर केस पे आते हैं कि ये केस क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है, और इस पर्टिकुलर डेटा के साथ आपको क्या करना है। कि इस डिस्कशन के दौरान मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये डिफेक्शन क्या होता है?
डिफेक्शन मतलब दल बदलना, पॉलिटिकल डिफेक्शन में आप अपना दल बदल रहे हो। देखिए, भारत में पॉलिटिकल डिफेक्शन के ऊपर उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, स्पेशली मैं कहूंगा 1967 तक। क्यों? 1967 एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, क्योंकि इस साल से पहले अगर हम लोग बात करें, हमारी इलेक्शन कब से शुरू हुई? 1951 से, 51 52 से। तो जब भी इलेक्शन हुआ, राज्य में हो, केंद्र लेवल पे हो, तो केवल एक पार्टी थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए 1967 से जो पहला दौर था उसको कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। कई सारे सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कांग्रेस सिस्टम था। तो कोई दिक्कत नहीं हुई दल बदलने की, क्योंकि मेजॉरिटी आ रही है, आपकी केंद्र में भी मेजॉरिटी आ रही है, राज्य में मेजॉरिटी है, तो कांग्रेस ही है हर जगह। लेकिन 1967 में एक बहुत ही बड़ा अपहीवल हुआ, पॉलिटिकल अपहीवल, जहां पे 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस सरकारें आई, नॉन आईएनसी सरकारें आई। अब जब नॉन कांग्रेस सरकारें आएंगी मतलब कांग्रेस नाउ इज इन ऑपोजिशन। देखिए, तब से खेल शुरू हुआ पॉलिटिकल डिफेक्शन का, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में इट इज ऑल द प्ले ऑफ नंबर्स, राइट? नंबर गेम। अगर समझ लीजिए आपकी स्टेट असेंबली में 100 सीटें हैं, तो मुझे सरकार अगर बनानी है तो मुझे कितने लोग चाहिए, कितने एमएलए चाहिए? मुझे चाहिए 51 नंबर। तो इट इज ऑल द गेम ऑफ नंबर्स, 50% प्लस 1 नंबर चाहिए। तो समझ लीजिए 1967 के इलेक्शन में कि जहां पे नॉन कांग्रेस सरकार बनी है, अब यहां पे कोएलिशन सरकार बनी, अलग अलग पार्टीज ने बहुत सारी मशक्कत करके समझ लीजिए 51 नंबर ला दिया, राइट? अब कांग्रेस के पास कितने बचे? 49 नंबर बचे। तो कांग्रेस क्या करेगी? यहां से कुछ एमएलएस को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी? सम सॉर्ट ऑफ एल्योरमेंट। आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि एल्योरमेंट, आप अगर पैसा दे दीजिए, पावर का प्रॉमिस कर दीजिए, अगर आप हमारी पार्टी में आ जाओगे हम आपको गृह मंत्री बना देंगे, कुछ इस तरह की एल्योरमेंट दे दी, तो दल बदल होना शुरू हो गया। लोग इस एल्योरमेंट से एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी जाना शुरू हो गए। देन बिगैन द गेम ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो इंडिया में इसको एक बहुत ही इनफेमस टर्म से जाना जाता है, आया राम गया राम। लोकतंत्र में ये खेल शुरू हुआ 1967 के बाद, आया राम गया राम का। अब ये जो इनफेमस कोड बना, ये क्यों बना? क्योंकि 1967 में हरियाणा के एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल, जिन्होंने 2 हफ्तों में, एक फोर्टनाइट में अपनी पार्टी 3 बार बदल दी। 3 बार उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी, एक बार कांग्रेस से दूसरी पार्टी, फिर से दूसरी पार्टी से कांग्रेस, तो 3 बार ऐसे फेरबदल हुआ। उसी से ये टर्म आ गया आया राम गया राम। और इनफैक्ट मीडिया इंटरेक्शन में ही हुआ कि मीडिया इंटरेक्शन में पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने कहा था कि गयालाल थे वो अभी आयालाल हो चुके हैं, या फिर आयाराम हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं हमारी पार्टी में करके। तो इस तरह से शुरू हुआ खेल आयाराम गयाराम का। और 1967 के बाद कई बार ये हुआ कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में अगर नंबर्स नहीं आए तो आप एमएलए की खरीद फरोश कर रहे हो। इससे क्या होगा? दिस इज नथिंग बट पॉलिटिकल करप्शन। मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं एमएलए को खरीदूंगा। कैसे? बाय एनी मीन्स, मनी पावर, मसल पावर, एल्योरमेंट, वॉट एवर इट इज। तो इससे क्या हुआ? इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने लगी। यानी कि आज सरकार बनी है, कल सरकार गिर चुकी है, आज सरकार एक पार्टी की है, कल सरकार दूसरी पार्टी की है, कोएलिशन का भी एरा आने लगा। तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट? तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स बने, बहुत ज्यादा सरकारें भी बदली। हम लोगों ने इसको देखा है केंद्र लेवल पे भी, स्पेशली 1989 के बाद, लेकिन राज्यों में ये बहुत हो रहा था। अब इस चीज को रोकने के लिए, पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए, डिफेक्शंस को रोकने के लिए, इवेंचुअली राजीव गांधी सरकार ने 1985 में एक कानून लाया जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून। अगर अभी एंटी डिफेक्शन लॉ के आने के बाद अगर आप अपना दल बदलोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, यानी कि आप उस हाउस के मेंबर ही नहीं रहोगे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन से जुड़ी हुई थी, इलेक्शन में लोगों ने जो वोटिंग पाकर जीता था तो उसको बदलना है, तो इसके लिए एक संविधान में संशोधन भी लाना था। संशोधन आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और इस एक्ट ने एक 10th शेड्यूल हमारे संविधान में 10वां शेड्यूल ऐड किया। अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं। इसके बाद जो 2 शेड्यूल्स ऐड हुए हैं वो आप जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के। तो 10th शेड्यूल में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस मिलेंगे। और जब से ये आया है तब से लेकर अगर मैं पार्टी बदलूंगा, अब समझ लीजिए ये जो गयालाल का जो केस था, गयालाल के बाद उनके बेटे के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने भी दल बदला, राइट? तो डिस्क्वालीफाई भी हुए थे उनके बेटे, वेरी आयरॉनिकल केस। तो अभी अगर मैं अपनी पार्टी बदलूंगा, समझ लीजिए मैंने इलेक्शन जीता है बीजेपी के टिकट पे, और इलेक्शन जीतने के बाद मैं अपनी पार्टी बदल रहा हूं बीजेपी से कांग्रेस, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अभी आ चुका है। तो इसमें क्या नॉर्म्स है, इसके क्या प्रोविजंस, चलिए समझते हैं इसको। व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ?
तीन तरह के मेंबर होते हैं, तो तीन तरह के मेंबर्स के लिए तीन तरह प्रोविजंस आ चुकी है, तीन तरह के। एक तो डायरेक्ट पार्टी के मेंबर्स जो इलेक्ट होकर आए हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो स्वतंत्र कैंडिडेट्स होते हैं उनके प्रति भी रूल्स बने हुए हैं। इसके अलावा नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का भी यहां पे लिस्ट बना हुआ है। तो कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा? अगर समझ लीजिए मैं एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीता हूं और मैंने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, आई हैव वॉलंटरी गिवन अप द मेंबरशिप, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मैं उस हाउस का मेंबर ही नहीं रहूंगा, तो एमएलए नहीं रहूंगा, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, नहीं रहूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर समझ लीजिए मैं जिस पार्टी की टिकट पे मैंने इलेक्शन जीता है उस पार्टी का एक विप होगा असेंबली में, उस विप ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप हमारी पार्टी को वोट करें, लेकिन मैंने रिवर्स कर दिया, यानी कि कॉन्ट्ररी टू पार्टी डायरेक्शन कर दिया, तब भी निलंबित हो सकते हैं, राइट, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, राइट। तो पहले पार्टी मेंबर, सिंपल सा लॉजिक है, मैं अपनी पार्टी बदलूंगा जिस पे मैंने जीता है, अगर बदल दी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए। अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, अगर मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और इलेक्शन जीतने के बाद मैं कहूंगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं तो अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। ये एक फॉर्मूला आ चुका है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके नहीं लड़ते, अपनी खुद की एक सिंगल मेंबर या फिर कुछ मेंबर्स की एक पार्टी बना लेते हैं और इलेक्शन जब जीतेंगे तो अपनी पूरी की पूरी पार्टी को वो मर्ज कर लेंगे। अब इसका मैं उदाहरण आपको देख सकता हूं, जैसे अमरिंदर सिंह का हुआ था, ऑल्दो ही वाज नॉट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन अपनी पार्टी बनाई, पार्टी से जितने भी विधायक है, एक दो विधायक, सभी को जोड़ दिया बीजेपी, यानी कि मर्ज हो गए। दैट इज पॉसिबल, ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसीलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आजकल आपको बहुत कम मिलते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, जो मनोनीत मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, अब उन मेंबर्स के लिए अगर एक विकल्प है कि अगर वो 6 महीने से पहले, समझ लीजिए आज की तारीख में 1 अक्टूबर को वो नॉमिनेट हुए, तो अगले 6 महीने तक वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते, लेकिन 6 महीने के बाद वो नहीं कर सकते। अगर 6 महीने के बाद करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिस्क्वालिफिकेशन। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दी गई है। एक्सेप्शन क्या है? अगर पार्टी स्प्लिट हो जाए, ये आपने देखा हाल ही में, आई थिंक यू हैव सीन दिस विद द शिंदे फैक्शन, जो महाराष्ट्र में हुआ, शिंदे फैक्शन के साथ यही हुआ कि अगर 2/3 मेंबर्स एक पार्टी के निकल के दूसरी पार्टी में चले जाए तो वो बच सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। दिस इज पॉसिबिलिटी। अब पहले ये 1/3 था तो इसको 2/3 किया गया एक अमेंडमेंट करके, बट आज आपको ध्यान रखना है कि अगर एक पार्टी है जिसमें से 2/3 मेंबर्स निकलना चाहते हैं, दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 2/3 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 1/3 के जो मेंबर बचे हैं वो एक पार्टी रह जाएंगे और 2/3 मेंबर्स दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर एक इंडिपेंडेंट फैक्शन भी बना सकते हैं, अलग पार्टी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है या फिर जो स्पीकर होता है हाउस का, उसके प्रति कोई रूल्स नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, अब जिस किसी पार्टी का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर है, अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाते हैं, क्योंकि स्पीकर के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इवन इफ दे वॉलंटरीली गिव अप देयर मेंबरशिप। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए पहले प्रिंसिपल्स पे चला करता था, अगर स्पीकर बने हैं तो कई लोगों ने ऐसा किया कि मैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे नॉन पार्टीसन रहना है, तो अगर वो कर दे तो दे विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो ये नॉर्म्स है। अब हम लोग क्या समझ चुके हैं, अभी तक क्या एस्टेब्लिश कर चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसकी प्रोविजंस क्या है, कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, क्या एक्सेप्शंस है। अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या दी गई है, इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है। अगर आप अभी सोच रहे हो सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा या फिर प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, ये नहीं है। इसमें सोल अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिसाइडिंग द केसेस, कैसे केस डिसाइड होगा, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ये सब होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर, जो भी हाउस का स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हो, उनके पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लॉ आते हैं, रूल्स रेगुलेशन आते हैं, उसमें लूप होल्स होते हैं, एनोनिमिटी होती है, राइट, चीजें होती हैं, थोड़ा सा चीजें हैं जिसको क्लैरिफाई नहीं किया गया, उसके प्रति भी अगर रूल्स भी बनाने हैं, कोई रूल भी बनाना है, कोई चीज समझनी भी है, इंटरप्रेट भी करनी है, इसका भी पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही दिया गया, यानी कि स्पीकर के पास ही कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर दी गई है इन दी एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसी के प्रति प्रॉब्लम चल रही है। कई बार स्पीकर जो होता है, इंडिया में आपने देखा होगा, स्पीकर के साथ प्रॉब्लम क्या है, स्पीकर भी पार्टी के मेंबर ही है और कई बार उन्होंने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए हैं। अब यूके की जब हम लोग बात करें, यूके में क्या होता है कि स्पीकर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं टू बिकम न्यूट्रल।
अब इंडिया में वो नहीं चलता, नहीं होता है, इन जनरल कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब इंडिया में स्पीकर जो बनते हैं, रूलिंग पार्टी के स्पीकर है, अगर समझ लीजिए किसी ने दल बदल कर दिया तो डिसीजन कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन पार्टीसन ले लिया, अपनी पार्टी के हित में डिसीजन ले लिया, या फिर डिसीजन नहीं लिया, कुछ इस तरह की भी चीजें करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर लॉ में कोई अवधि की बात नहीं की गई है। जैसे अगर समझ लीजिए मैं एक मेंबर हूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और मैंने अपनी पार्टी बदल दी है और किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए असेंबली में, तो डिसीजन कब होगा इसका भी जिम्मा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ है। तो इन सभी लूपहोल्स को इस्तेमाल करते हुए कई बार कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दे चुके हैं स्पीकर। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ की, जिसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपनी पार्टी की जो भी लाइन रहेगी उसी को फॉलो करना है। तो इसके चलते कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कर्व करता है, क्या ये जो एमएलए से एमपी है से उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हिंडर करता है। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। अब सवाल ये है, फॉर एग्जांपल से इमेजिन कृषि कानून आए थे। अब समझ लीजिए मैं बीजेपी का एमपी था, मैं कृषि कानून के खिलाफ कहूंगा कि यार ये कानून नहीं आने चाहिए, तो क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं? क्या मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हिंडर हो रही है? क्योंकि सरकार ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो डिसाइड कर लिया है। और अगर मैं भी एक मेंबर हूं पार्टी का, मैं भी एक एमपी हूं, मैं उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हूं तो क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो डज इट हर्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ये भी सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा डिफेक्शंस अलाउड थ्रू स्प्लिट दिया गया, यानी कि 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स एक ही साथ निकल सकते हैं। तो यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर 1-2 मेंबर अपना दल बदले तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर भैया एन माह से सारे के सारे चले गए, 2/3 लोग चले गए, तो ठीक है। तो क्या ये इंडिविजुअल डिफेक्शंस को रोक रहा है लेकिन ग्रुप डिफेक्शंस को प्रमोट कर रहा है क्या? ये भी एक सवाल उठता है। आपने हाल ही में देखा महाराष्ट्र के केस में। इसके अलावा अगर ये हो रहा है, अगर ये स्प्लिट हो रहा है, तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे मैंडेट को कर्व कर रहा है? यानी कि जनादेश कुछ है, उस जनादेश का आदर नहीं किया जा रहा है। जनादेश एक है लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के चलते लोग अपनी पार्टी बदल रहे हैं, इधर से उधर अपनी एलिजेंसेस बदल रहे हैं, लॉयल्टी बदल रहे हैं और सरकार बदल रही है। क्या ये जनादेश के खिलाफ जा रहा है? ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन एक और इशू है जिसका आज इसके ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है, वो है रोल ऑफ स्पीकर। मैंने आपको बताया स्पीकर का रोल काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रह चुका है। स्पीकर्स नॉन न्यूट्रल रह चुके हैं, पार्टीसन रह चुके हैं, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बार डिसीजंस दे चुके हैं। तो इसी के चलते उन्हीं के पास कंप्लीट अथॉरिटी भी दी गई। एक तो डिसाइडिंग ऑफिसर वही है, दूसरा है कि वही रूल मेकिंग अथॉरिटी भी है। अब सवाल ये उठता है कि जो स्पीकर ने डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन फाइनल होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ यस, लेकिन जुडिशियरी ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी हुई। ये आपको ध्यान देना है कि जुडिशियरी ने एक बहुत ही फेमस केस में, किहोटो होलोन वर्सेस जाचिलू केस 1982, किहोटो होलोन एंड अदर्स वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स 1982 केस में कुछ क्लैरिफाई किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि यहां पे सवाल पूछा गया कि क्या जो विधायक है उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्व हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो नहीं हो रही है। दे स्टिल हैव फ्रीडम ऑफ देयर कॉन्शियंस, इट डज नॉट वायलेट देयर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अभी भी उनके पास है, वो बिल्कुल वो अपनी कॉन्शियंस से काम जरूर कर सकते हैं। इट डज नॉट वायलेट दैट। ठीक है, ये बता दिया। तो क्या क्या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वही फाइनल अथॉरिटी है? इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट क्लैरिटी दे चुकी है कि नहीं, जो स्पीकर का डिसीजन होगा, अथॉरिटी तो स्पीकर ही रहेंगे लेकिन उनका डिसीजन रहेगा इट वुड बी जुडिशियली रिव्यूएबल। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस केस में बताया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो भी डिसीजन लेंगे उसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो चैलेंज कर सकते हो इन दी हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स, और जुडिशरी उसके ऊपर फाइनल कॉल ले सकता है। ठीक है, अब ये मैं आपको केस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करोगे यही आपकी वैल्यू एडिशन करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रति, स्पीकर के प्रति जब भी सवाल आते हैं तो रिमेंबर किहोटो होलन वर्सेस जाचिलू केस। इनफैक्ट मैं तो आपसे एक एडवाइस करूंगा, मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट केस रेफरेंसेस आते हैं उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है। जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूं ये केस जहां पे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिटी दी। ठीक, एक और क्लैरिटी क्या दी कि पावर्स क्या है स्पीकर की। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अभी भी स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी है, इसको नहीं बदला गया। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन ये जो स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी है, जो डिसीजन लिया जाता है, दैट इज जुडिशियली रिव्यूएबल। क्लियर? इनफैक्ट अब जो प्रोसीडिंग चल रही है, फॉर इंस्टेंस
कि मेरे खिलाफ किसी ने अर्जी दे दी है कि भाई ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहा है, तो राहुल को डिस्क्वालीफाई कर दो। अब जब प्रोसेस चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, केस डिसाइड कर रहा है स्पीकर, तब हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकते। समझ लीजिए स्पीकर ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, देन आई कैन गो टू कोर्ट्स, यानी कि अभी भी स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। अब हुआ क्या इस पर्टिकुलर केस में, काफी इंटरेस्टिंग सा केस है, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एंड अदर्स केस में 2014 में क्या हुआ, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। बिहार के जो लेजिस्लेटिव स्पीकर थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज उदय नारायण चौधरी थे शायद, उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, डिस्क्वालीफाई तो कर ही दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, ये कह के पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट दी, पार्टी विप के खिलाफ वोट की थी, डिस्क्वालीफाई कर दिया। साथ ही साथ इनकी पेंशन भी बंद कर दी। आप जानते हो कि अगर कोई एमएलए है, एमपी है, और वो पूरा 5 साल का अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लेते तो उन्हें पेंशन भी मिलती है। सैलरीज एंड पेंशन एक्ट्स उनके जो आते हैं उसमें दे डू गेट पेंशन। तो यहां पे क्या किया गया, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, ये एक करार दे दिया गया। दिस वाज द डिसीजन। अब इसको चैलेंज किया, इसको चैलेंज करने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी गई तो उन्होंने कहा असेंबली तो खत्म हो चुकी है, तो हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन केस के ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाले, लेकिन हम लोग उस पेंशन जो बंद की गई है उसके ऊपर जरूर हम लोग एक वर्डिक्ट देंगे। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया उस पर्टिकुलर ऑर्डर को। स्पीकर ने जो कहा था कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, उस चीज को रोक दिया है, यानी कि उन एमएलएस को पेंशन मिलेगी, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक और क्लैरिफिकेशन दे दी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ऑफ कोर्स स्पीकर इज द इंटरप्रेटर, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन स्पीकर का काम ये नहीं है कि आप पनिशमेंट दे दे। अब ये तो पनिशमेंट की तरह होगी, एक तो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया आपने, पेंशन भी हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा इसकी डायरेक्शन आपको देनी है, इससे ज्यादा पावर्स नहीं है स्पीकर के पास। इनफैक्ट इससे पहले भी अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी हुई, आपको याद होगा कर्नाटका केस में कुछ इसी तरह का हुआ कि स्पीकर ने क्या किया कि लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और उन्हें कहा कि आप आने वाले 2 इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, यू कैन नॉट इवन कंटेस्ट द इलेक्शन। तो उसको भी ओवररूल कर दिया था जुडिशियरी ने। इनफैक्ट इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा होगी, स्पीकर के बारे में चर्चा होगी, तो यू नीड टू नोट डाउन सर्टेन केस रेफरेंसेस। सबसे प्रोमिनेंट केस है किहोटो होलोन वर्सेस जाचिलू केस, जहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है स्पीकर का डिसीजन। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे केस रेफरेंस दे सकता हूं, जैसे कि जी विश्वनाथ केस है, रवि एस नायक केस है, राजेंद्र राणा केस है, बहुत सारे केस रेफरेंस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है। ये क्यों? क्योंकि स्पीकर ने अपने पावर्स को बहुत बार आर्बिट्रेरली इस्तेमाल किया है, कंट्रोवर्शियली इस्तेमाल किया है, राइट। और ये जो टॉपिक है ये आपको फिर आगे भी मिलेगा। जैसे मैंने कहा, जब तक आपका मेंस आएगा तब तक आई एम क्वाइट श्योर कि अभी गुजरात के इलेक्शन आने वाले, आगे इलेक्शन आने वाले, तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो इशू है ये फिर से क्रॉप अप होता रहेगा। तो इसके ऊपर आप एक नोट जरूर बना लीजिए, ठीक है, राइट, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रूल फॉलो कीजिएगा, आपका काम है कि डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, उसके आगे वाली चीजें आपको नहीं करनी। जैसे कि आप उन्हें आगे इलेक्शन ना लड़े, ऐसा करार नहीं दे सकते, आप पेंशन हटा दें, ये चीजें नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस चीज के चलते जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है तब से मैंने आपको उसकी प्रॉब्लम गिना दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पीकर के रोल की ही, और इसके चलते कई सारे कमिटीज ने अलग अलग रिकमेंडेशन दी हुई, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। इट इज वेरी सैड। इनफैक्ट दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में बताया था कि इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है इट शुड बी डिसाइडेड बाय ईदर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द पार्लियामेंट, गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ है। वेरी सैड। इसके अलावा कई सारी दूसरी कमिटी से लॉ कमीशन ने भी बताया, लॉ कमीशन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट्स, जो स्प्लिट वाली चीजें उसको डिलीट करने की बात की थी, प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट को एक्सेप्ट करने की बात की थी। साथ ही साथ जो विप इशू करते हैं, विप जो इशू करते हैं वो कम होनी चाहिए, ये भी बताया था लॉ कमीशन ने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक इनपुट था इलेक्शन कमीशन का, जहां पे इन्होंने भी बताया कि 10th शेड्यूल की जो डिसीजन मेकिंग होती है, अभी फिलहाल डिसीजन मेकिंग किसके साथ है? ये है स्पीकर के साथ। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको हटा दीजिएगा, और ये जो पावर है, दिस पावर शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट और द गवर्नर, अगेन इन लाइन विद द दिनेश गोस्वामी कमिटी।
इसके अलावा NCRWC, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2002 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि जो डिफेक्टर होते हैं उनका जो वोट होता है, जो स्पेशली जो वोट होता है सरकार टॉपल करने के लिए, उस वोट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए, मंत्री पद वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, पब्लिक ऑफिस नहीं मिलने चाहिए, इस तरह की रिकमेंडेशन आई थी। बट ये सारी चीजें नहीं हुई है और आज भी मैं कहूंगा जिस उद्देश्य से एंटी डिफेक्शन लॉ आया था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। देखिए आज भी जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि एक दो लोग अगर दल बदल रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, लेकिन इनमें से अगर जा रहे हैं तो दैट इज स्टिल लीगल। हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र केस में। इसके अलावा स्पीकर के पास जो पावर दिया गया, स्पीकर ने कई बार कंट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए, वहां पे जुडिशरी दिए, कई बार क्लैरिटी दी है, जिससे मैं कहूंगा एस्पिरेंट्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ा था। इसके अलावा रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने भी इस चीज का सुझाव जरूर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो भी लूपहोल्स है उसको प्लग करना चाहिए। अब इसमें लूपहोल्स क्या क्या है मैंने आपको बताया। हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक लूपहोल के बारे में बात कर रहे थे एंड दैट स्पेसिफिक लूपहोल वाज विद द आइडिया ऑफ स्पीकर बीइंग गिवन इमेंस पावर्स। स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हो गई, आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की हो गई कि अगर देखिए सरकार में मैं हूं या फिर सरकार की पार्टी से मैं हूं तो सरकार के खिलाफ अगर मुझे सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो सरकार के खिलाफ भी मैं कुछ कहूं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट अल्टीमेटली हैज टू अबाउट पब्लिक। क्योंकि देखिए पूरे लोकतंत्र का जो रूट है मैं कहूंगा वो है डिबेट, डिस्कशन, डेलिबरेशन। अब फेयर और फ्री एंड फेयर डिबेट, डेलिबरेशन, डिस्कशन कैसे होगा? जब आप फ्रीली बात कर सकोगे, जब आप फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकोगे। अगर मेरी पार्टी की भी कोई चीज गलत चल रही तो मैं क्रिटिसाइज कर दूं, डिस्क्वालीफाई ना हो, ये नहीं हुआ। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लूपहोल्स जो मैंने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि इन रिकमेंडेशंस के ऊपर कुछ अमल होगा और जल्द ही एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ बदलाव आएगा। जब भी वो आएगा तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जब भी कोई न्यूज आएगी तो उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा एंड डू क्रिएट स्निपेट, राइट। इनफैक्ट लेट मी ट्राई आगे चल के स्पेसिफिकली एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक अलग सा डिस्कशन करेंगे जहां पे अलग अलग केस रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे इन नियर फ्यूचर, राइट। सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। जाने से पहले एक छोटा सा अपडेट, राइट। एक सवाल मैंने पूछा था पॉलिटी से जुड़ा हुआ, जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। और वहां पे उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने देखा कमेंट में फिर से अगेन रोहित तिवारी जी यू हैव गिवन दी राइट आंसर। पहले भी उन्होंने राइट आंसर दिया था। समझ लीजिए प्राइवेट मेंबर बिल में पार्टी है, आज पार्टी है बीजेपी की सरकार है, तो अपोजिशन वाले जो भी बिल देंगे दैट बिकम्स प्राइवेट मेंबर बिल। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक बीजेपी का मेंबर हूं, अगर मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करूंगा, व्हेन विल इट बिकम अ प्राइवेट मेंबर बिल? अगर मैं एग्जीक्यूटिव का भाग नहीं हूं, मतलब अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भाग नहीं हूं और मैंने इंट्रोड्यूस किया है बिल, तो वो भी एक प्राइवेट मेंबर बिल बन जाएगा। रिमेंबर, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब वो बिल है which is not submitted by the executive, basically that's it। executive मतलब council of ministers के अलावा जिस किसी ने भी बिल इंट्रोड्यूस किया that becomes a private member bill। clear? right let's move on, that's it in this particular discussion। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए हैं you can always follow me on my ID @RahulSai222। और आपको ध्यान रखना है एक लकी एक्सटेंशन मिला है आपको 6th अक्टूबर तक टू ज्वाइन द बैच 6। कोइंसिडेंटली 6th अक्टूबर टू ज्वाइन बैच 6। Do it as soon as possible and do not forget to use the code Rahul Live। That's it in this discussion। Thank you for watching this video। Jai Hind। Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।